हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरे पति कब नींद के आगोश में जा चुके थे। मुझे उन पर बहुत प्यार आ रहा था और मैं उनके चेहरे की मासूमियत को देख रही थी। वह हम सबका कितना ख्याल रखते हैं और सारा दिन मेहनत करते थे। रात को जब थक हार कर वापस आते, इतना भी वक्त नहीं होता था कि मैं चंद घड़ियाँ उनके पास बैठकर उनसे पूरे दिन के हाल का आनंद ले सकूं या चंद प्यार भरी बातें करके उनकी थकान को हल्का कर सकूं। हम दोनों की लव मैरिज की शादी थी, लेकिन दोनों ही जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसे दब गए थे कि एक दूसरे को देने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने आराम से अपना हाथ पति के बालों में फेरा तो वह नींद में ही मेरा छुअन महसूस करने लगे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। तभी बाहर से आते हुए शोर से अचानक मैं उठ खड़ी हुई। वह आवाज़ मेरे देवर की थी, जो न जाने किस बात पर इतना तेज़ में आ गया था कि उस घर में मौजूद लोगों के आराम का ख्याल तक नहीं था उसे। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली, जो अभी भी गहरी नींद में थे। फिर जल्दी से हालात का जायज़ा लेने के लिए मैं कमरे से बाहर निकल आई तो मेरा देवर अपनी माँ और बहन से बहस कर रहा था। मेरा उन सब के बीच में बोलना सही नहीं था, लेकिन मुझे अपने पति के आराम की भी फिक्र थी। मैंने आगे बढ़कर देवर से कहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना शोर कर रहे हो? अपने भाई का थोड़ा ख्याल कर लो। वह सिर्फ रात में ही तो घर आते हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर देवर का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया था। अभी वह चुप हुआ था कि सास ने आगे बढ़कर मेरे कंधे से पकड़कर मुझे दूर हटाया और कमरे की तरफ धकेलते हुए बोली, मेरी एक बेटे पर तो अपना काला साया डाल चुकी हो, अब क्या दूसरे बेटे पर भी कब्जा करने का इरादा है? मैं हक्का बक्का उन्हें देखती रही कि मैंने तो सिर्फ अपने पति के आराम की बात कही थी। ऐसा क्या हो गया जो सास मुझ पर इस तरह भड़क पड़ी है? मैंने सवालिया नज़रों से देवर की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक मैं इस मामले से बिल्कुल अनजान थी कि आखिर ये लोग किस बात पर झगड़ रहे थे। तभी देवर ने आगे बढ़कर मुझे कहा कि भाभी, मम्मी को समझाओ कि वह मेरी पसंद की लड़की से शादी कर दे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी ना हुई उससे और वह ब्याह कर कहीं और चली गई तो आप लोग कहीं मेरी ज़िंदगी से भी हाथ ना धो बैठे। मैं देवर की बात सुनकर डर गई कि कहीं सच में वह जज्बात में आकर कोई बड़ा कदम ना उठा ले, जिससे हम सबको उम्र भर का पछतावा रह जाए। मैंने सास से कहा, मम्मी जी, आप एक बार लड़की को देख लीजिए, तब फैसला कीजिएगा। ऐसे बिना देखे बिना जाने क्यों मना कर रही हैं? हमारा रोहित समझदार है। इतने में मेरी सास का पारा चढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और बोली, तू कम है पति की पसंद की आई हुई जो मैं दूसरी को भी ले आऊं, ताकि मेरे बेटे और मेरा घर दोनों ही हाथ से निकल जाएं। कान खोल कर सुन लो, मेरी और मेरी औलाद के बीच में आने का तुम्हें कोई हक नहीं। इस घर में अगर बहू बनकर आएगी तो वह मेरी अपनी सहेली की बेटी होगी, इसके अलावा कोई और नहीं। वरना अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बेटी का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ चली गई और मेरा देवर रोहित मेरा मुंह ताकता रह गया। मैं अपने कमरे में चली आई। शुक्र है मेरा पति अब भी इन सारे शोर शराबे से बेखबर सो रहा था। मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा था। मेरा क्या कसूर था जो सास ने मुझ पर ही हाथ उठा दिया था? क्या मैं कम बर्दाश्त कर रही थी? मेरा नाम कोमल है। जब मेरी माँ इस दुनिया से विदा हुई तब मैं सिर्फ 9 साल की थी। मुझसे 3 साल बड़ा मेरा भाई था और एक छोटी बहन थी, जिसको जन्म देते वक्त माँ हम सब को छोड़कर चली गई। पापा, जो पहले से ही लकवा के मरीज थे, उनका अपना गुजारा दवाइयों पर ही होता था। बस एक छोटा सा खाने का ढाबा ही हमारा इकलौता सहारा था, जो चलता तो हम पेट भर खाना खा पाते। पापा की बीमारी की वजह से वह भी ना चलता था तो हमें भूखा ही रहना पड़ता। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा। मम्मी के जाने का सदमा दिल से कुछ उतरा ही था कि पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। भाई तब 15 बरस के और मैं 12 साल की थी। भाई ने ढाबा संभाला और मैंने घर।
हम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभाल रखी थी। छोटी बहन के लिए बड़ी बहन भी मैं थी और माँ भी। भाई का भी ख्याल माँ की तरह ही रखा था। रोटियां पकाते वक्त अगर हाथ जल जाते तो आंसू छुपाकर भागकर खाना देती थी। पापा की सेवा भी करती। उन्होंने चलना फिरना और बोलना तक छोड़ दिया था। उनका सब कुछ एक ही चारपाई पर पड़े पड़े करना पड़ता। फिर भी मैंने अपने आप को कभी तकलीफ़ ना दी। जो 3 साल तक पापा ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। 14 साल की हुई तो छोटी को पढ़ाने का ख्याल आया, क्योंकि भाई और मैं ना पढ़ सके। दिल में एक हसरत थी, हम में से कोई पढ़ा लिखा भी हो। तब तक भाई ने ढाबे की काफ़ी तरक्की कर ली थी। वह अच्छा कमाता था। भाई की शादी की उम्र भी हो गई थी और आखिर बहनों को भी तो अपने अपने घर जाना था। मैं जो शुरू से माँ के फर्ज निभा रही थी, इस बात में मैं कैसे पीछे रहती। भाई से जिक्र किया तो उसने बताया कि उसने एक लड़की देख रखी है जो बहुत खूबसूरत है। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक भाई की शादी कर दी। भाभी घर आई तो उनका हुस्न देखकर हम भी दंग रह गए। वह सच में ही चांद की तरह दिखती थी। लेकिन शादी के अगले दिन मुझे पता चला कि भाभी के बदले उन लोगों ने मेरा हाथ मांगा है। मैं तो दंग रह गई। भाई ने यह बात शादी से पहले नहीं बताई कि मैं कहीं इनकार ना कर दूं और उन्हें अपनी महबूबा को खोना पड़े। दुख तो बहुत पहुंचा, पर सब्र का घुट पी लिया। इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। यह तक न सोचा कि वह कैसा होगा जिसको भाई ने मेरे लिए जीवन साथी चुना। देखते देखते भाभी ने घर संभाल लिया। हमारी कोई अहमियत, कोई हैसियत न रही। 2 वक्त का खाना भी उनसे मांग कर खाना पड़ता। अगर कभी भूल से भी खाना ले लेता तो उसकी हसीन खूबसूरत बीवी नाराज होकर बैठ जाती। 5 महीने का वक्त यूं ही गुजर गया। जिस भाभी को हमने चमकता चांद समझा, वह जलता हुआ सूरज बन चुकी थी। दुनिया जहां का हर जुल्म उसने उठाया। फिर मेरी शादी करवाने का भूत उसके सर पर सवार हो गया। फिर घर में शादी की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके लिए मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया कि जल्दी ही शादी होने वाली है। इसके अलावा दूल्हे का नाम, काम और उम्र मुझे कुछ ना बताई गई। शादी से एक दिन पहले भाभी के घर वाले हमारे घर भी आ गए। अगले दिन शादी थी। मुझे भी चाहत थी कि मैं भी अपने पति को देखूं, लेकिन अभी तक उसका नाम तक भी मुझे नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ भाभी की एक बुआ और उनके पापा ही आए थे। भाभी के पापा भी मेरे पापा की तरह लकवा के मरीज थे, लेकिन उनकी हालत पापा से कुछ बेहतर थी, क्योंकि वह पैसे वाले लोग थे। अगले दिन मुझे शादी का जोड़ा देकर तैयार होने के लिए कहा गया। भाई शादी का बंदोबस्त करने घर से निकले तो छोटी बहन दौड़ती हुई आई मेरे पास और बोली कि जहाँ मैं कपड़े बदल रही थी और दुल्हन बनकर बैठी थी, उसने जो बात बताई वह मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। जैसे कोई पिघला हुआ शीशा किसी ने मेरे सर पर डाल दिया हो। मेरा पूरा वजूद यूं ही जलकर राख हो गया था। भाई के इस तरह के फैसले से मुझे बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन अब हमारी बात तक ना सुनता था। मैं इनकार का सोच भी नहीं सकती थी। जब छोटी ने कहा तुम्हारा दूल्हा और कोई नहीं बल्कि भाभी के पापा हैं, मैं तो सदमे में चली गई। लेकिन छोटी मुझे समझाती रही कि दीदी, तुमने इतने सालों तक पापा की सेवा की है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि लकवा वाले इंसान को संभालना कितना मुश्किल है। एक बार फिर खुद को इसी आजमाइश में मत डालो। भाई तो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे, लेकिन तुम मेरी बात मानो और घर से भाग जाओ। मगर मुझ में भला इतनी हिम्मत कहाँ थी। मैंने छोटी को साफ जवाब दिया कि मैं घर छोड़कर नहीं भाग सकती, लेकिन वह मुझसे बड़ी मिन्नतें करती रही कि खुद को इस नर्क से बचा लो। सारी जिंदगी तुमने हम लोगों की देखभाल की है, अब अगर तुम्हारी जिंदगी आबाद होने का वक्त आ रहा है तो खुद को इसके हवाले मत करो। भाई और भाभी सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के तहत तुम्हारी शादी उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही दिनों और सारी दौलत उनके हाथ लग जाएगी। बीच में तुमको सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। छोटी की बातें मेरे दिमाग पर असर करने लगी, लेकिन मुझे फिक्र हुई अगर मैं चली गई तो कहीं वो दोनों छोटी की शादी ही ना कर दे। लेकिन उसने मुझे तसल्ली दी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे हालात का सामना करने की हिम्मत है मुझ में।
अगर मेरे साथ कुछ ऐसा करने को कहा तो मैं पुलिस को कहकर खुद को बचा लूँगी। तुम बहुत मासूम हो, तुम चली जाओ। उसने यह कहकर मुझे दुपट्टा ला कर दिया और मैंने अपना मुंह दुपट्टे से बांध लिया और मैंने सारी हिम्मत जोड़कर आखिर वह घर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, किसका सहारा लेना है। बस अभी खुद को इस आग में जलने से बचाकर मैं भाग निकली थी। मैं ज़्यादा कहीं बाहर आती जाती नहीं थी, इसलिए मुझे शहर की गलियों और रास्तों का भी ठीक से पता नहीं था। फिर भी चलते चलते मैं रोड तक आ पहुंची थी, लेकिन ट्रैफिक का अंदाज़ा न होने पर और मुंह पर दुपट्टे की वजह से मैं एक गाड़ी से बुरी तरह टकरा गई थी। उस गाड़ी से टकराने के बाद मुझे कुछ होश नहीं था कि मुझे क्या हुआ और मैं कहाँ गई। होश आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया था, जहाँ मेरे आसपास तक कोई नहीं था। सर और कमर में गहरी चोटें लगने की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रही थी। 2 दिन शरीर दर्द और दुख की हालत में रहने के बाद तीसरे दिन मुझे कोई मिलने आया था। यह चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। फिर भी मिलने की वजह थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन उस पर पहली नज़र पड़ते ही मेरे दिल की धड़कन अजीब सी धड़कने लगी। मैं उसे देखकर कुछ पल के लिए अपना दर्द भूल चुकी थी। वह आकर मेरे पास खड़ा हुआ, मेरी तबीयत पूछने लगा। यह राज फिर भी उसने मुझे ही खुद खोला था कि वह गाड़ी उसी की थी जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वह मेरे इलाज का सारा खर्चा देने के लिए तैयार था। मैं 2 हफ्ते तक अस्पताल में ही भर्ती रही। वह हर रोज मेरी तबीयत पूछने आ जाता था, मेरे साथ कुछ वक्त गुजारता। वह बहुत सारी बातें करता, कभी कभी अपनी बातों से मुझे हंसा देता तो कभी जज्बाती कर देता। मुझे उसका बोलते रहना बहुत अच्छा लगता। कई बार उसने मेरे घर का पता पूछा, मगर मैं कुछ ना कह पाती और उसके सवाल पर खामोश हो जाती। फिर जब डॉक्टरों ने मुझे घर ले जाने के लिए कहा तो उसने फिर मेरे घर का पता पूछा। तब बस मेरी आंखों में आंसू ही बह निकले थे और मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई थी। बचपन से लेकर जवानी के इस दिन तक जो जो मुझ पर गुजरा था, मैंने हर चीज़ उस अजनबी के सामने रख दी थी। न जाने क्यों इन 2 हफ्तों में उससे मिलने वाली तवज्जो ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी थी कि जो मैंने दुख दर्द कभी किसी से बताए नहीं थे, वह उसे बता दिए थे। मैं नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं यह सब उसके सामने बयां कर पाई थी। आखिर अस्पताल से तो निकालना ही था। वह मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। पहले से कुछ बेहतर थी। मेरे घर में दाखिल होते ही उसकी माँ और बहन ने अजीब तरीके से खोजने वाली नजरों से मुझे घूरा था, लेकिन उसका घर में काफ़ी दबदबा था और वह इस घर का अकेला कमाने वाला था। घर वालों ने बहुत ज़्यादा बहस नहीं की थी। माँ को बताया था कि उसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसका कोई घर नहीं है, इसलिए ठीक हो जाने तक मैं इसे यहीं रखूँगी। बात तो अजीब थी, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक सब चुप रहे। मुझे कमरा रहने के लिए दे दिया गया, जहाँ कभी उसकी माँ तो कभी उसकी बहन मुझे खाना देकर जाती थी। शाम को वह घर आता तो मेरे साथ कुछ देर बैठ जाता था। कभी दवाइयाँ तो कभी फल लेकर आता, जो उसके घर वालों को बहुत खटकता था। उसकी माँ और बहन घर के दरवाजे के पास चक्कर लगाती रहती। आखिरकार मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी तो घर के अगल बगल तक निकलने लगी थी। अब उसकी माँ हर रोज़ ही मेरे जाने का पूछती रहती। एक रोज़ मैं सबको बिना बताए घर से निकल पड़ी, क्योंकि अब रोज़ के सवाल मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। सामने से उन्होंने मुझे बाहर जाते देख लिया और मुझे घर ले जाकर सबको बताया कि वह मुझसे शादी करने वाले हैं। यह बात घर वालों को बहुत बुरी लगी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमें मोहब्बत होने लगी थी। अगले रोज़ सादगी के साथ हमारा विवाह हो गया तो मैं हमेशा के लिए इस घर की होकर रह गई। मेरे पति ने शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे बहुत सारा प्यार और ज़िंदगी की हर खुशियाँ दी थी, लेकिन साथ ही घर के कामों का सारा बोझ मुझ पर आ गया था। वह दोनों माँ बेटी कुछ ना करती, लेकिन मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी को याद करके हर चीज़ पर सब्र कर लिया करती। घर का सारा खर्चा पति पर ही था, इसलिए वह पूरा दिन मेहनत करके रात में ही घर आते। तब मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं उन्हें कभी कुछ ना बताती, लेकिन आज हद हो गई थी। सास ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया था
जबकि मेरा कोई कसूर ही नहीं था। 5 साल से मेरी सास और नंद अपनी जली कटी से मेरा दिल जलाया था। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी मेरे पति कमल की आंख खुल गई। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने झूठ कह दिया कि माँ की याद आ रही है, और बाहर मैं सुकून से गहरी नींद सो गई। अगली सुबह हम दोनों बहुत खुशगवार मूड में कमरे से बाहर आए तो यह देखकर होश उड़ गए कि मेरी सास अपने सर को पकड़कर रो रही थी। पति ने आगे बढ़कर रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मेरा देवर कल रात घर छोड़कर चला गया। यह सुनकर हम भी बहुत परेशान हो गए। न जाने वो कहाँ चला गया था। उस दिन मेरे पति काम पर भी ना गए और हर जगह फोन करके पूछा, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं था। दोपहर तक सास का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शाम के समय दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने फौरन जाकर गेट खोला। सामने मेरा देवर खड़ा था और उसके साथ घूंघट किए हुए एक लड़की जो यकीनन उसकी पत्नी थी। यह देखकर मैं दंग रह गई। वह अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करके आया था। मैंने कुछ ना बोला और सामने से हटकर उन दोनों का रास्ता दिया। मेरी सास की नज़र जैसे ही बेटे पर पड़ी तो वह उछलकर उसे गले लगाने के लिए बढ़ी। 2 कदम चलकर ही उन्हें नई दुल्हन दिखी तो उसने बेटे को गले से लगाने के बजाय एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और नाराज होकर उससे कहा कि आज से ना ही मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा। समझ लेना कि तेरी माँ मर गई। देवर यह सब सुनते ही माँ के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन माँ और बहन ने उनकी एक न सुनी और अपने कमरे में चली गई। यह मेरे देवर और उसकी बीवी की जिंदगी की पहली शुरुआत थी, लेकिन चाहते हुए भी मैं उनका स्वागत नहीं कर सकती थी। मुझे कल रात इस मामले में बोलने पर सास ने बहुत बातें सुनाई थी और थप्पड़ भी दे मारा था। इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई ताकि अपने पति को बता सकूं कि उनका भाई घर वापस आ गया है, क्योंकि न जाने वो उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे होंगे। मैंने फ़ोन करके उन्हें बताया तो उनकी भी टेंशन कुछ कम हुई, मगर अब तक उन्हें मैंने उसकी शादी का नहीं बताया था। सोचा जब घर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। कल से सभी लोग भूखे भी थे तो मैंने सोचा कि पति भी आने वाले होंगे, इसलिए जल्दी से किचन में जाकर खाना पकाने लगी। देवर ने दुल्हन को कमरे में बिठा दिया। तब तक मेरे पति भी आ गए। वह अपने भाई से पूछ रहे थे कि बिना बताए कहाँ चले गए थे। इतने में मैं भी बाहर आ गई और मेरी सास भी अपने कमरे से निकल आई। उन्होंने रोते हुए बड़े बेटे से शिकायत लगाई कि छोटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। देवर ने भी कहा कि मैं बहुत वक्त से मम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मम्मी नहीं मान रही थी। सभी लोग खड़े थे। मुझे तो अंदर बैठी दुल्हन की फिक्र हो रही थी। ना जाने इस शोर से कितनी परेशान हो रही होगी। Received Paytm payment of 20 rupees। खाना देने लगी और देवर के कमरे में ले जाने लगी तो उसने दरवाजे पर ही ट्रे मेरे हाथों से ले ली और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में लेकर गई। वह काफी परेशान और थके हुए थे। मैंने अपने हाथ से उनको खाना खिलाया। मम्मी जिस लड़की से रोहित की शादी करवाना चाहती थी, माँ उस लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहती थी। मम्मी की मुराद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने रोहित के लिए फैसला कर लिया। अब घर आई दुल्हन को घर से निकाल तो नहीं सकती थी। अब तो मेरा देवर उससे शादी कर चुका था और वो भी इस घर में रहने की हकदार थी। इसलिए मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुमको मम्मी और रोहित की पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि आप चिंता ना करें, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्होंने खुश होकर मुझे गले से लगा लिया। अगले दिन मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन दुल्हन कमरे से बाहर ना निकली। हम में से किसी ने भी अभी तक उसको देखा नहीं था। 2 दिन गुजर गए, लेकिन देवर हर वक्त कमरे के बाहर बैठा रहता और दुआएं करता रहता। मुझे उस पर तरस आता कि नई शादी हुई है और वह इतना गम में रहता है। मैं और मेरे पति उसे बहुत कहते कि कमरे में सोने के लिए, लेकिन वह हमारी ना मानता। एक रोज
मैं रात का खाना लेकर जा रही थी कि देखा देवर की आंख बाहर ही लग गई थी। वह सो रहा था और मैं अंदर चली गई ताकि मैं देवरानी को भी देख सकूं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह सहम गई। मैंने तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जब मुड़कर मेरी तरफ देखा तो मैं तो हैरत में ही आ गई। यह तो मेरी अपनी छोटी बहन थी जिसे मैंने 5 साल बाद देखा था। वह भी दीदी कहते हुए मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों बहनें इस तरह से फिर से मिली, यह कभी सोचा भी नहीं था। हमारे रोने से अब मेरे देवर की भी आंख खुल गई और वह कमरे में अंदर आ गया। हम दोनों को यूं इकट्ठा रोता देखकर वह भी हैरत में आ गया। मेरी बहन ने खुश होकर देवर को बताया कि मैं तुम्हें अपनी बहन की बातें बताती रहती हूँ, ये वही है मेरी बहन। देवर भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर मैंने देवर से पूछा कि तुम बाहर बैठकर क्यों रोते रहते हो। मेरे देवर रोहित ने बताया कि मम्मी के आशीर्वाद के बिना मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहता। मैं माँ को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ अभी नाराज है, इसलिए मैं कमरे के बाहर बैठकर रोता हूँ। इतने में मेरे पीछे मेरे पति भी उसी कमरे में आ गए और यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुए। लेकिन अब इससे बड़ा मसला हमारी सास को मनाना था। फिर मेरे पति ने कहा कि आखिर हमारी माँ कब तक हमसे नाराज रह सकती है, चलो हम सब मिलकर उन्हें मनाते हैं। फिर हम चारों जाकर उनके कमरे में गए और उनके जाके कदमों में बैठ गए और उनसे मिन्नतें करने लगे कि वह राजी हो जाएं। पहले तो उन्होंने बड़ी सख्ती दिखाई और हमारी बात को इनकार कर दिया, लेकिन वह अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और जब खुद रोहित उठकर उनके गले लग गया तो वह खुद को रोक ना सकी और बेटे बहू से राजी हो गई। हम सब बहुत खुश हुए। फिर हम दोनों बहनों ने यह ठान लिया था कि कभी उन्हें किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं देंगे। फिर तो मुझसे भी बढ़कर छोटी उनकी चहेती हो गई थी। हम दोनों मिलकर पूरे घर के काम करते और सास की बहुत सेवा करते। उन्हें कोई शिकायत ना होती, फिर भी कभी कभी वो हमें नुक्स निकाल ही दिया करती थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।